स्कूल स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं रविंद्र वर्मा आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी का एक छोटा सा विषय लेकर, और आज हम इसमें छोटे से विषय के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे वाक्य। आइए समय की महत्ता को समझते हुए सीधे हम श्यामपट पर चलते हैं। हालांकि यहाँ श्यामपट तो नहीं है, श्वेतपट है, हम उस पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई शुरू हो वाक्य की हमारी, उससे पहले मैं आपके सामने पहले बता देता हूं, हम ये वीडियो दो हिस्सों में बनाएंगे। आज पहले हिस्से में मैं आपको इसका पहला हिस्सा करवाऊंगा और उस हिस्से में हम इसका एक प्रकार का भेद लेंगे। ये पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप दूसरा वीडियो भी देखें। वाक्य क्या होता है? वाक्य एक ऐसी रचना है जिससे कहने वाले का भाव स्पष्ट हो जाता है, यानी कि सामने वाला जो बोल रहा है वो चीज समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, उसको हम वाक्य कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन शब्दों का सार्थक समूह तो हम कैसा भी बना सकते हैं, उसमें एक विशेष चीज हमें ध्यान करने वाली है। वो क्या है कि इसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। केवल व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि सामने वाले को हम बोलें तो समझ में भी वो आए, अर्थ देने वाला होना चाहिए। परिभाषा एक बार फिर से थोड़ी सी बड़ी करके बना देता हूं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। इस प्रकार हम जो कुछ भी बोल रहे हैं निश्चित रूप से एक वाक्य के रूप में बोलते हैं। अब बात आती है वाक्य के घटक या अंग। यहाँ कई बार द्वंद्व की स्थिति होती है, कई बार आप लोगों की भाषा में कहें तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है। मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। वाक्य के अंग या घटक। अंग या घटक से अभिप्राय क्या है? जो वाक्य को बनाते हैं, किससे वाक्य बनता है। तो यहां हम दो चीजों को मुख्य रूप से वाक्य के अंग या घटक के रूप में जानते हैं। पहला जो है वो कर्ता और दूसरा है क्रिया। वाक्य में होती बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें इन दोनों चीजों का सबसे अधिक महत्व है। जैसे आप सब्जी खाते हैं घर पर, सब्जी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें नमक और मिर्च का विशेष महत्व है। नमक नहीं है तो भी आपको सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, और मिर्च तेज है तो भी आप सब्जी को छोड़ना पसंद करेंगे। ठीक इसी प्रकार इन दोनों चीजों को हम वाक्य में विशेष महत्व देकर चलेंगे। ज्यादा समय हम इन्हीं पर लगाएंगे, कर्ता और क्रिया के ऊपर। कर्ता काम करने वाले को कहा जाता है, और क्रिया क्या है? जिससे काम के होने का बोध होता है। और ये जो वाक्य के दो अंग और घटक हमने लिए, इनको हम व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं? उद्देश्य और विधेय। तो आप समझ गए होंगे, हम उद्देश्य और विधेय को अंग या घटक के रूप में देखते हैं। पहला शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। किसके बारे में कहेंगे? कर्ता के बारे में। जैसे नवीन फुटबॉल खेलता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में? अगर हम इस वाक्य को पढ़ें तो हमें स्पष्ट हो जाता है हम नवीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब नवीन क्या है? कर्ता है, और कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। हमारी चर्चा किसके बारे में है? नवीन के बारे में है। तो नवीन क्या हो गया? उद्देश्य है। अब दूसरा हमारा विधेय। ध्यान करना, जिसके बारे में कहते हैं वो तो है कर्ता, जिसके बारे में, और दूसरा हमारा विधेय कर्ता के बारे में जो कुछ कहते हैं या
उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ये तो था जिसके बारे में, और ये हो जाएगा जो कुछ कहा। अब नवीन के बारे में क्या कहा हमने कहा वह खेलता है। तो ये जो खेलना है ये हमारी क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया को यहां अंग के रूप में क्या कहेंगे, विधेय कह सकते हैं। ध्यान करने वाली बात है, दो ही चीजें हमने ली है। हमारे सामने एक वाक्य है, उस वाक्य में किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या कर रहा है, उसके बारे में जो कुछ बताने का हम काम कर रहे हैं वो क्या है, विधेय है। प्रश्न उदाहरण था हमारे सामने, नवीन फुटबॉल खेलता है। उत्तर देखेंगे, कौन, नवीन। किसकी चर्चा कर रहे हैं, नवीन की। नवीन हमारा उद्देश्य है और नवीन क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो खेलता हमारा क्या है, विधेय है। तो ध्यान करने वाली बात है, कर्ता उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है और क्रिया विधेय से जुड़ी हुई होती है। तो ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या हो गया, वाक्य हो गया। मैंने बताया था इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे फुटबॉल है, ये कर्म है और ये विधेय का विस्तार है। मगर ये अनिवार्य चीजें नहीं हैं। अगर हम कहते नवीन खेलता है तो भी हमारा वाक्य बनता। क्यों, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमारे पास उद्देश्य और विधेय दोनों चीजें हो जाती। इसलिए हम अनिवार्य अंग के रूप में दो चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। हमें उद्देश्य का भी पता होना चाहिए और हमें विधेय का भी पता होना चाहिए। कई बार आसान से विधेय होते हैं और उद्देश्य होते हैं। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, स्पष्ट है, कुत्ते की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने हो गया उद्देश्य है। कुत्ता क्या कर रहा है, नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको दो टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे भौंकना भी क्रिया है और रहा भी क्रिया है। आप ध्यान करेंगे, स्पष्ट बता देता हूं, जो क्रिया से जुड़ी हुई कोई भी चीज है वो सारी की सारी विधेय के अंतर्गत आती है। भौंकना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। तो दोनों को हम इसमें क्या कहेंगे, ये क्या है, विधेय। और ये है विधेय का विस्तार। जो कर्ता उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है वो उद्देश्य का विस्तार, और जो विधेय के साथ जुड़ा हुआ है वो विधेय का विस्तार। अब आप बताइए, इसमें कर्ता और विधेय, कर्ता और क्रिया को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से इसमें कर्म नहीं है। तो दोनों चीजों को हमने देखा। अब मैं आपके सामने बड़ा सा वाक्य लिखता हूं, बिना किसी भय के आप उसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य थोड़ा बड़ा होगा, उत्तर छोटा सा होगा। सुबह से गांव के खेतों में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ने लगे। वाक्य बहुत बड़ा है मगर उत्तर खोजिए, बिल्कुल आसान आपको लगेगा। वाक्य एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। सुबह से गांव के खेतों में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ने लगे। किसके बारे में बताना चाहते हैं हम? अगर हम पूरे को पढ़ें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा हम किसके बारे में बताना चाहते हैं, बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं। बच्चे इसमें क्या है, उद्देश्य। और बच्चे क्या करने लगे,
लड़ने लगे, ये हमारा क्या है, विधेय है। और एक चीज ध्यान करना, इसमें गौण विधेय भी हमारा एक और है, खेलने वाले। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो ये विशेषता बता रहा है इनकी, तो विशेषण का कार्य है न कि क्रिया का कार्य। खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की विशेषता है। तो यहां हमारे पास लड़ने और लगे दोनों इकट्ठे, ये हमारे पास क्या है, विधेय के रूप में, और बच्चे क्या हैं, उद्देश्य के रूप में। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण मैं और दूंगा ताकि आपको ये बात भी स्पष्ट हो जाए। जैसे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करना सबको बहुत अच्छा लगता है। ध्यान करना, जितना बड़ा वाक्य होगा उतना आसान उत्तर होगा, लेकिन आप अक्सर क्या करते हैं, जितना बड़ा वाक्य होगा उतनी बड़ी मन में चिंता होगी। निकाल दीजिए, इधर आइए। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करना सबको बहुत अच्छा लगता है। हम किसके बारे में बताना चाहते हैं, ब्रह्म सरोवर के बारे में बताना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र के बारे में नहीं बताना चाहते। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, एक जगह है, एक चीज है, वो क्या है, ब्रह्म सरोवर। और क्या है उसका, अच्छा लगना। अब लगना जो है वो है क्रिया। ये हमारा ब्रह्म सरोवर क्या बन गया, उद्देश्य है। स्नान करना ये गौण क्या है, विधेय है। और अंतिम विधेय हमारा क्या है, लगता। ध्यान करना, ये गौण है, इसको हमें नहीं लिखना है, प्रमुख हमारा क्या है, लगना। लगना और ब्रह्म सरोवर ये दोनों अपने लिए क्या हैं, उद्देश्य और विधेय के रूप में। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, उद्देश्य और विधेय। साथ में एक चीज छोटी सी और हम करेंगे इसमें, वो है इसके भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। मैंने बताया था आपको ये वीडियो हम दो हिस्से में करेंगे। आज हम केवल इसमें रचना के आधार पर भेद करेंगे, क्योंकि अर्थ के आधार पर भेदों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको दूसरे पार्ट में करेंगे, दूसरे हिस्से में करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार माने जाते हैं, तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हमने पहले उद्देश्य और विधेय पढ़ लिए थे, वो हमारी सहायता करेंगे, बड़ी हेल्प करेंगे। किस प्रकार करेंगे, पहला वाक्य हमारा है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। आपकी भाषा में हम इनको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य को ही हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहां सुरेश एक विधेय, पढ़ता एक क्रिया, एक उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय,
किसकी पहचान है? सरल वाक्य की, साधारण वाक्य को। वह जाता है, सोहन उठता है, मैं गाना गाता हूँ, गीता जाती है, पक्षी उड़ते हैं, किसान काम करता है, आदि इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? सरल वाक्य की श्रेणी में आएंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब दो जुड़े हुए। जिस वाक्य में दो सरल वाक्य एक योजक से, दो सरल वाक्य और एक योजक, दो चीजें आपको ध्यान करनी है। जिस वाक्य में दो सरल वाक्य एक योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि दो सरल वाक्य होंगे आपके और बीच में उसके क्या आएगा? एक योजक शब्द आएगा। जैसे मैं गिर गया और उठकर चलने लगा। अब देखिए, मैं गिर गया, उठकर चलने लगा, दो सरल वाक्य हैं हमारे पास। इनको हमने जोड़ने का काम किया, किससे? और से। जैसे वह सुबह दिल्ली गया और शाम को लौट आया। देखिए, वह सुबह दिल्ली गया हमारे पास एक सरल वाक्य है, शाम को लौट आया ये दूसरा सरल वाक्य है, और किससे जोड़ा हमने उसको? और से जोड़ा। ये और जो हमारा योजक शब्द है। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे ना वाक्य होंगे वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रमुख उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए, एक मुख्य उपवाक्य है और शेष क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य। अब मैंने कहा आपको कि उपवाक्य एक वाक्य के अंदर वाक्य नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहा गया है? उपवाक्य कहा है। और सभी प्रमुख हो जाएं तो आप सब जानते हैं, घर में कई चौधरी हो जाएं तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा, काम नहीं चलेगा। प्रमुख घर का एक ही होता है, मुखिया एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही होगा, और चाहे एक से अधिक हैं वो शेष सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आश्रित उपवाक्य। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, सोहन ने कहा कि वह आज नहीं खेलेगा। अब देखिए, सोहन ने कहा वह आज नहीं खेलेगा। सोहन ने कहा, इस वाक्य के ऊपर हमारे इस वाक्य का आधार है, यानी कि ये हमारा मुख्य उपवाक्य है। सोहन ने कहा, क्या कहा? वो आश्रित उपवाक्य रूप में वह आज नहीं खेलेगा। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के वाक्य मैंने आपको बताए। पहला सरल वाक्य, विशेष पहचान, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य, दो सरल वाक्य होते हैं और एक योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार ये तीन प्रकार के वाक्य हमने किसके आधार पर देखे? रचना के आधार पर। अगले में मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य और साथ ही वाक्य का जो थोड़ा सा हिस्सा हमारा रह गया है उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सबको बताने का काम करें। नमस्कार, धन्यवाद।